हाँ जी, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, इससे पहले हमने अध्यादेश पढ़ा था किस आर्टिकल के तहत, 1, 2, 3 के 123 के तहत। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, हमने पढ़नी है। कहते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार, कौन सा, 124 के अनुसार, ये आर्टिकल आपने याद रखना है, 124 के अनुसार क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आपने याद रखना है 124 के तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति, और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा किस आर्टिकल के तहत, 217 के तहत पे। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, क्या बताओगे, राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है भाई जी, राष्ट्रपति करता है। किसके सिफारिश पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, यानी कि जो सीनियर सीजीआई की सिफारिश के ऊपर करता है। ओके जी, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में ये बातें लिखी हुई हैं, आपने ये बताना है। तो 124 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 217 कहता है कि हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट ना स्टेट वाइज अपना, उसमें कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा 217 के तहत। आगे कहते हैं अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार दिया गया है। 143 बड़ा फेमस है जी। स्कूलों में अक्सर आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लड़के लड़कियां 143 को बड़ा यूज करते हैं। आपको पता ना 143, अगर आप साऊ बच्चे हो तो आपको नहीं पता होगा, अगर दुष्ट हो तो आपको जरूर पता होगा। आई लव यू ये वर्ड यूज किया जाता है, 143 कोड रखा होता है, तो आप इसको याद कर लो। को 143 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 72 में आपको करवाई चुकी क्षमादान संबंधी, ये अपना हो चुका है पहले से। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां, मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी आर्टिकल कौन सा, 352, 356, 360, 3 प्रकार की इमरजेंसियां हैं। ये मैं आपको आगे जब भाग 18 करवाऊंगी, भाग 18 में क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी संबंधी है। मैंने बताया था ना जब आपको पार्ट्स याद करवा रही थी, 18वां जो भाग है संविधान का, वो किससे संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है। 18 साल की उम्र लड़कियों की शादी के लिए तय की गई होती है ना भी, 18 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हो, तो लड़कियों क्या बन जाती है, इमरजेंसी बन जाती है इस चीज़ की, तो याद रखना आपने। कहते हैं राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352, जब किसी देश विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। ये बात को आपने ध्यान में रखना है। घोषणा की 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करवाना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो कोई जो नई लोकसभा होगी वो 30 दिन के अंदर क्या करेगी, अनुमोदन करेगी इस चीज का। आपातकाल लागू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से क्या करवाना होगा, अनुमोदन करवाना होगा। मतलब राज्यसभा तो भंग नहीं होती, आपको पता है, परमानेंट है। उसके 1/3 मेंबर क्या होते रहते हैं, रिटायर होते हैं, ये तो परमानेंट है। अगर लोकसभा उस टाइम में बाई चांस क्या भंग हो रखी है तो नई लोकसभा बनते ही उसके 30 दिनों के अंदर भीतर क्या कर देगी, अनुमोदन करेगी। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है जी, 6 महीने तक लागू और उसको अनंत काल तक असमय मतलब बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश के आपातकाल लागू कर देता है तो इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। इस बात को याद रखना आप चीज को। ठीक है जी, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा आपका डिसीजन, राष्ट्रपति का डिसीजन। आगे देखिए,
राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है? कहते हैं इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 मैंने याद करवाए थे आपको, है ना, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है जो 12 से लेकर 35 तक है। उसमें क्या बताया है कि आपके जो मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 32 तक वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ 2 नहीं होते, कौन सा, 20 और 21 नहीं होता। देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। ये अनुच्छेद तब आएगा तब भी मैं आपको आगे करवाऊंगी। कहती दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित की जाता है। जैसे आर्टिकल 19 में आपका 6 प्रकार की आज़ादी, घूमने फिरने की, प्रेस की, आपको बोलने की, सभा करने की, बिना हथियारों के सभा करने की, और कहीं दूसरे स्टेट में जाके घूमने फिरने की, आवाज़ करने की, तो ये आपका स्थगित कर दिया जाएगा। कब? जब आपातकाल लागू होता है। कहते हैं अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ये तो सबको याद हो गया, 352 भाई राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है जी, 356 किसी स्टेट में राजकीय आपातकाल हो गया, 360 हो गया भाई वित्तीय आपातकाल। लेकिन आपके जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे वो किस आर्टिकल में ये बात लिखी है, कहाँ पे, 359 में। ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। और लेकिन 2 अधिकार आपके सस्पेंड नहीं होते, कौन से, 20 और 21। कहते हैं अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ। इस बात को याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। संसद राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकता है, किंतु यह प्रभाव केवल 1 साल तक रहता है। संसद जो आपको मैंने बताए थे ना, आपकी अनुसूची 7 थी, जिसमें आपकी संघ सूची, राज्य सूची और यूनियन मतलब कि समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। तो जो राज्य सूची के विषय में तो राज्य गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन मान लो उस स्टेट में क्या है, आपातकाल लगा हुआ है, 356 लगी हुई है, तो वहां पर कानून कौन बनाएगा, किसका रूल होगा, यूनियन गवर्नमेंट का। तो वो यूनियन गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है जी, इस बात को याद रखना है। और अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 3 बार। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, 1971 पाक के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ, 1975 में इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा गया। ये अपनी इंटरनल इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है जी, इसको याद कर लेना। और कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इन बातों को आपने ध्यान में रखना। आगे बढ़े। हाँ जी, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, अगर किसी स्टेट में क्या लग गया, मान लो 356 लग गया, आपातकाल लग गया किसी स्टेट में, स्टेट की बात कर रही हूँ, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं उसको। यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा क्या हो जाए, विफल हो जाए, ठीक है जी। और अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी राज्य सरकार संविधान के अनुरूप क्या करेगी, शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा शासन होगा। 365 में कहा गया कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। अगर आपातकाल लग गया तो केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य पे अपना शासन लागू कर देगी। 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाएगा। अगर किसी स्टेट का जो संवैधानिक ढांचे का है, मतलब कि सरकार सही ढंग से नहीं चल रही, संवैधानिक ढांचा हिल गया है, संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा, तो वहां पर क्या है, राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। किसकी सिफारिश पे, वहां के गवर्नर, वहां के राज्यपाल की सिफारिश पर, और फिर मंत्रिमंडल से सलाह की जाएगी, फिर राष्ट्रपति क्या कर देगा, वहां पे आपातकाल लागू कर सकता है। राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने कर दिया और लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग हो गई तो नई लोकसभा 30 दिनों के अंदर क्या करे, दोनों सदनों को से अनुमोदन मिलने के बाद 6 महीने तक लागू रहेगा। मतलब कि यह आपात कितने महीने लागू रहेगा, 6 महीने आपका अनुमोदन के बाद। और अनुमोदन कितने टाइम के अंदर लेना होता है, 30 दिनों के अंदर लेना होता है दोनों से। अगर मान लो लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा बनते ही उसके 30 दिनों के अंदर
6 माह करके इसे अधिकतम 3 माह तक 3 साल तक लागू किया जा सकता है। अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर में राजकीय आपात 3 वर्ष से अधिक तक रहेगी। पहली बार राजकीय आपात कहाँ लगा था? पंजाब में, ठीक है जी, पंजाब में लगा था 1952 में। तब ये क्या होता था अपना पैप, मतलब वो कहलाता था, पेप्सुई कहलाता था, क्योंकि 1966 में पंजाब, हरियाणा और ये हिमाचल अलग हुए हैं, ठीक है जी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, इस चीज़ को। आगे बढ़े तो यहाँ से वन लाइनर सीधे सीधे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, जो आर्मी का कमांडर है सबसे बड़ा, वो कौन होता है जी? राष्ट्रपति ही होता है। देखो, तीनों सेनाओं के, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनके हेड, फिर उनके ऊपर कौन हो गया बताइए, कौन होगा? हाँ जी, सीडीएस के ऊपर गृह मंत्रालय, सॉरी रक्षा मंत्रालय के ऊपर कौन हो जाएगा? आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कहलाता है? आपका राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों, थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना का सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर होता है। कौन सी, कहाँ पे लिखा है? 53 पार्ट 2 में। पार्ट 2 का मतलब कि 50 जो थर्ड आर्टिकल है ना, उसका 1, 2, 3 के उसके सब पार्ट है, उसके अंदर लिखा। पार्ट 2 वो मत समझ लेना। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, ठीक है जी। यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों को सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है, मतलब तीनों सेनाओं का उच्च कमान किसके हाथों में पावर है? राष्ट्रपति के हाथों में है। इसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है, मतलब कानून द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी राष्ट्रपति लागू कर सकता है। कौन सा आर्टिकल? 53, उसका सब पार्ट आगे 2 में लिखा हुआ है ये बात। तीनों सेनाओं का मतलब कि सुप्रीम कमांडर कौन हो गया? कौन हो गया जी? आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां यानी डिप्लोमेटिक पावर, भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है जी। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते एवं करार जो डील वगैरह होती हैं राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष होने के कारण वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, भारत को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इन संधियों, समझौते और करारों को करने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति अकेले ही नहीं कर सकता, संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। वह सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। राजदूत मतलब हमारे जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, जो हमारे राजदूत हैं उनकी सबकी, और दूसरे देशों के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़े। हाँ जी, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां देख लेते हैं। कहते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी विधि के ऐसे प्रश्न पे जो व्यापक महत्व का है, सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने के लिए, राय देने के लिए क्या कर सकता है? निर्देश कर सकता है। आर्टिकल 143 आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मशवरा कर सकता है, उसको परामर्श दे भी सकता है और उससे परामर्श ले भी सकता है। आगे है संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरी का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है। जो आपकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है जी, उनका कौन चलाता है? सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? यूनियन, राष्ट्रपति के अंडर आते हैं। उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है जी। और आगे बढ़े। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वीडियो छोटी होती मैं इसलिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, हाँ दिखाई दे रहा होगा, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि
निधि से धन निकाल सकता है भी। कंटीजेंसी फंड होता है, ये किसके अंडर है? राष्ट्रपति के अंडर होता है। और यहाँ से धन निकालने का कोई ऐसा अचानक से खर्चा पड़ गया देश के ऊपर, तो यहाँ से धन निकालने का अधिकार किसको है जी? किसको? राष्ट्रपति को। तो हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, कहते श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में के क्रम क्या है उनका? 12वां नंबर था जी उनका। कौन सा क्रम था? 12वां नंबर था। तो सारे क्रम में आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है, एक सीक्वेंस बनानी है, 15 के 15 आपको क्रम में याद रहने चाहिए। ठीक है जी। राष्ट्रपति का चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? कौन निपटाता है जी? सुप्रीम कोर्ट निपटाती है। आगे बढ़े। हाँ जी, कहते संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ या मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है जी। राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 74 में लिखी गई है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष अभी बताया मैंने आपको, कौन? राष्ट्रपति होता है। आगे हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पे रह सकता है? मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की। तो उनमें मतलब ऐसे पूछा गया आप में से भी, आप बताओ इनमें से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर रिटायर हो जाएंगे। चुनाव आयुक्त आपके 5 साल तक। ठीक है जी। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि आपका स्पीकर 5 साल तक, ये भी 5 साल तक, और ये रिटायर हो जाएगा। राज्यपाल है जी इसका आंसर, मतलब कि राज्यपाल राष्ट्रपति की प्लेजर के जब तक उसको खुश है, राष्ट्रपति खुश है, उसका हाथ ऊपर है, वो बना रहेगा अपनी सीट के ऊपर। आगे बढ़े। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कहते भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव करता रहा? कौन जी? हमारे बहुत ही जो हरमन प्यारे हैं, सबको प्यारे लगते हैं, कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस कृष्णन, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? मतलब कि निर्वाचन में तो भाग लेता है राष्ट्रपति के, लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। कौन है जी? देखते हैं। लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेती है, राज्यों की विधानसभाएं नहीं लेती, और विधान परिषद तो ना तो इलेक्शन में पार्ट लेती हैं ना ही महाभियोग में पार्ट लेती हैं। ये तो काटा ही मार दो वैसे ही। विधान परिषदें ना तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में आती हैं ना ही उसके महाभियोग में। अब बचे 3 हमारे पास, उसमें से लोकसभा लेती है, ठीक है जी, राज्यसभा, ठीक है जी, ठीक है जी, ये विधानसभाएं निर्वाचन में पार्ट तो लेती हैं लेकिन इसके महाभियोग में पार्ट नहीं लेती। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा। कहते यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा जी? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन थे और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कहते यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ठीक है जी, और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, ठीक है जी, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो क्या ऑप्शन बनेगी? ये बनेगी डी ऑप्शन आपके लिए। मतलब राष्ट्रपति की सीट खाली है तो उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन आएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। ठीक है जी, ऐसा एक बार हो चुका है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के CJI थी, जिन्होंने क्या था? राष्ट्रपति का कार्यवाहक का काम संभाला था। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।